हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन, वेलकम टू दिस चैनल। आज फिर हम वही सेम बुक जो उस दिन लेके आए थे वही बुक आज फिर लेके आए हैं। तो बट आज डिफरेंट सब्जेक्ट है। डिफरेंट सब्जेक्ट वही है कि नेक्स्ट चैप्टर है। तो जैसा लास्ट चैप्टर हमने ये देखा कि कॉबी और बंसीर अपने कुछ दोस्तों के साथ अरकत से वेल्थ एक्यूमुलेट करने की, धन संचय करने की कला सीखने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो फाइनली अरकत के पास पहुंचते हैं। अरकत के पास पहुंचते हैं तो अरकत से पूछते हैं कि यार अरकत, ये बताओ तुम भी जैसे हम हैं वैसे तुम भी थे। जिस गुरु के पास हम गए शिक्षा लेने के लिए, उसी गुरु के पास आप तुम भी गए, लेकिन आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो और हम लोग बहुत फटेहाल हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो उस पर अरकत अपनी स्टोरी बताता है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी उसके साथ। तो वो थोड़ी सी मुख्तसर सी स्टोरी मैं आपको अरकत की बताता हूँ। तो अरकत पैदाइशी अमीर नहीं था। उसके पिताजी बेबीलोन के रिचेस्ट मैन नहीं थे। वो भी एक आम आदमी था, बहुत ही आम आदमी। जैसे बंसीर और कॉबी थे वैसे ही आम आदमी अरकत भी था। तो अब अरकत था क्या? अरकत बेसिकली जैसे हर सिटी में अपना एक रिकॉर्ड का होता, तो बेबीलोन काफ़ी अपने ज़माने में काफ़ी उन्नत सिटी थी, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड सिटी थी। तो वहाँ पर एक हॉल ऑफ रिकॉर्ड था, मतलब जहाँ पर सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखा जाता था, काउंटिंग जहाँ पर की जाती थी। तो उस हॉल ऑफ रिकॉर्ड में स्क्राइब का काम करता है। स्क्राइब मतलब जो क्ले टैबलेट्स होते थे, उन क्ले टैबलेट्स पे गुदाई करके लिखता था वो। ठीक है, तो वो उसका काम स्क्राइब का था। अब स्क्राइब का जो काम था, उस काम से उसकी रोजी रोटी चल जा रही थी, घर का खर्चा चल जा रहा था, बट सिर्फ घर का खर्चा ही चल पा रहा था। उसका जो एक्चुअल मोटिव था, उसका जो एक्चुअल वो था, वो नहीं चल पा रहा था। मतलब घर का खर्चा चलने से मुराद यह है कि जैसा वो सोचा करता था कि मुझे जैसा रहना चाहिए, वैसा नहीं चल पा रहा था। तो ये सब चीज़ों से बड़ा परेशान था। अब ये ना होने की वजह से वो अपनी जॉब से भी परेशान हो गया। ठीक है, तो खैर वो किसी तरीके से चला रहा था। बस उसके मन में ये चीज़ हमेशा थी कि मुझे भी किसी तरीके से मतलब ऐसा रहे कि मैं कभी कुछ कोई चीज़ देखूं तो मेरे मन में ये ना आए कि काश मेरे पास पैसे होते, मैं भी वो खरीद लेता। तो या कोई दूसरा बंदा मेरे सामने कोई अच्छी चीज़ इस्तेमाल कर रहा होता तो मैं उससे जलन करता है, उसके पास तो ये है, मेरे पास है ही नहीं। वो बड़ा मतलब वो बहुत ही रईस आदमी है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। तो एक ऐसी फीलिंग मेरे अंदर ना आने पाए। तो खैर ये सब चलता रहा। तो फाइनली अरकत ने कहा कि एक दिन शहर में अलगमीश नाम का एक मनी लेंडर आया, साहूकार जो कर्ज पे पैसे दिया करता था ब्याज पे। वो आया और उसको चाहिए था 9th लॉ की कॉपी। 9th लॉ कोई लॉ रहा होगा उस समय में। तो 9th लॉ की कॉपी चाहिए थी। अब वो 9th लॉ की कॉपी के लिए हॉल ऑफ रिकॉर्ड गया और वहां पर अरकत को उसने ये काम दिया और बोला कि 2 दिन के अंदर मुझे 9th लॉ की कॉपी चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें 2 कॉपर दूंगा। अरकत ने काफ़ी मेहनत की, मगर वो 9th लॉ को स्क्राइब नहीं कर पाया क्योंकि 9th लॉ काफ़ी बड़ा था। तो फाइनली जब अलगमीस 2 दिन के बाद 9th लॉ की कॉपी लेने के लिए गया तो अरकत ने अपनी वो बता दी कि असमर्थता बता दी कि ये अभी तक पूरा हुआ नहीं है। तो अलगमीश को गुस्सा तो आया, लेकिन क्योंकि अरकत उसका गुलाम नहीं था तो वो कुछ कर नहीं सकता था उसका। तो फाइनली गुस्से को मन में पी गया और फिर अरकत ने ही अलगमीश को ऑफर किया कि तुम काफ़ी अमीर आदमी हो, काफ़ी तुमको पता है कि कैसे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, कैसे पैसे बनाए जाते हैं। तो क्यों ना तुम मुझे ये कला सिखा दो, बदले में मैं इस पूरी रात भर में सुबह होने से पहले ये पूरा 9th लॉ जितना बचा हुआ है वो स्क्राइब करके तुम्हारे लिए तैयार कर दूं। तो अलगमीश राजी हो गया, उसको कोई आपत्ति नहीं थी, वो राजी हो गया। ठीक है, तो अरकत पूरी रात मेहनत करता है, पूरी रात मेहनत करता है उस 9th लॉ की कॉपी को कंप्लीट करने के लिए। वो अपने सर दर्द को, उंगलियों में दर्द को, कमर दर्द को, पेट दर्द को, पूरी बॉडी पेन को सब भूल जाता है। उसने वो मेहनत करके वो 9th लॉ को स्क्राइब कर दिया। फाइनली स्क्राइब करने के बाद अगली मॉर्निंग जब अलगमीश पहुंचता है तो वहां पर अरकत उसको खुशी से बताता है कि हाँ ये आपका काम हो गया, मैंने अपना अपना काम कर, अपने सौदे का अपना हिस्सा पूरा किया, अब तुम भी अपना हिस्सा पूरा करो। तो अलगमीश कहता है बिल्कुल मैं अपना हिस्सा पूरा करूंगा। और अलगमीश उसको बताता है अपने बारे में, कि अपने बारे में नहीं, मतलब कि क्या करना चाहिए। तो अलगमीश उसको एक हिंट देता है, मतलब पहला लॉ बताता है धन संचय करने का। तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है कि अ पार्ट ऑफ व्हाट यू अर्न इज योर्स टू कीप। अ पार्ट ऑफ व्हाट यू अर्न इज योर्स टू कीप, मतलब आप जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा आप अपने लिए रखें। तो अरकत कहता है बस इतना ही, मैंने पूरी रात काम किया, उस पूरी रात के काम के बदले में आप मुझे बस ये एक लाइन बता रहे हो। तो अलगमीश कहता है अगर तुम समझदार हो और जानते हो चीज़ें, तो ये एक लाइन तुम्हारी ये पूरे रात के काम के 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा है। मैं तुमको 1000 गुना ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर तुम समझदार और इसको सही से पालन कर पाओ तो। खैर वो बात चली यहाँ से। अरकत ने कहा लेकिन एक बात बताओ, जो मैं कमाता हूँ तो पूरा मेरा ही रहता है,
तो अलगमीश पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम क्या उस कपड़े वाले को नहीं देते हो, कपड़े के व्यापारी को पैसा नहीं देते हो? क्या उस जूते के व्यापारी को, जूता बनाने वाले को, सैंडल मेकर को पैसा नहीं देते हो? या फिर उस ग्रॉसरी वाले को जिससे खाने का सामान लेते हो उसको पैसा नहीं देते हो? या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हो उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं देते हो? देते हो ना? तो मूर्ख, तुम सबको पैसा देते हो सिवाय अपने, खुद को पैसा ना देके बाकी सबको पैसा देते हो। तो जिंदगी में एक नियम बनाओ कि सबसे पहले अपने आप को पैसा दो, उसके बाद जो पैसे बच रहे हैं अपने आप को देने के बाद उन पैसों में से बाकी लोगों को दो। तो अभी मैंने बोला कि कुछ पार्ट अपने पास रखना, कुछ हिस्सा अपने पास रखना, तो कितना हिस्सा? तो वो हिस्सा है 1/10 कि अपनी कमाई का 1/10 कम से कम रखना है। अगर आप इससे ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो इससे ज्यादा रखो, बट इससे कम नहीं, ठीक है? अब ये 1/10 अगर 1 साल तक आप इकट्ठा करते हो तो कितना आप अर्न करते हो? तो अरकत बोलता है उतना जितना मैं 1 साल में, पूरा 1 साल में कमाऊंगा उतना इकट्ठा होगा। तो अल्केमिस्ट कहता है तुमने कहा, सच तो कहा लेकिन आधा ही कहा। ये जो इकट्ठा किया 10% हर महीने, वो 10% सिर्फ इकट्ठा ही नहीं करना है, उसको कहीं पर लगाना है, उसको कहीं पर लगाना है। क्योंकि ये जो एक कोट है, कोट पेश कर रहा हूँ, मतलब यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर उसी बुक से, उसी चैप्टर से एक्चुअली, और उसी सिचुएशन में थोड़ा सा बुक देख रहा हूँ। कोट है, वेल्थ लाइक अ ट्री ग्रोज फ्रॉम अ टाइनी सीड। वेल्थ लाइक अ ट्री ग्रोज फ्रॉम अ टाइनी सीड। जैसे कोई पेड़ एक छोटे से बीज से पैदा होता है और कितना विशाल हो जाता है, वैसे ही वेल्थ भी बहुत छोटी सी धनराशि से शुरू होता है और काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये जो सेविंग्स हैं आपकी, ये वो सीड्स हैं, वो सीड्स हैं जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। यही सीड्स बाद में आपके लिए पैसे इकट्ठा करके देंगे, पैसे जमा करके देंगे, पैसे बना के देंगी, ठीक है? तो ये सारा कुछ कह के अल्केमिस्ट चला जाता है और फिर 1 साल के बाद आता है, मतलब 12 महीने के बाद फिर से वापस आता है। वो 12 महीने के बाद जब वो वापस आता है तो वो अरकत से पूछता है कि मेरे बेटे तुमने क्या किया, जो मैंने तुमको शिक्षा दी थी उसका क्या किया? तो अरकत उनको बताता है कि मैंने 1 साल तक पूरा इकट्ठा किया, अपना पैसा ऐसा सब जमा किया। और फिर अल्केमिस्ट पूछता है कि उस जो जमा किए हुए पैसे का क्या किया? तो अरकत बोलता है कि वो पैसे मैंने अपने दोस्त अजमूर को दे दिए ताकि वो मेरे लिए कुछ फिनिशियन से कुछ जूल्स ला के दे सके। अजमूर वो ईंटों का काम करता है, उसको मैंने दे दिए। तो अल्केमिस्ट कहता है मेरे बेटे तुमने यहाँ गलत गेम खेल दिया, तुमने अपने पैसे खराब कर दिए, तुमने अपने बढ़ते हुए पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। भला एक ईंट बनाने वाले को जूल्स की क्या पहचान? अजमूर कैसे जूल्स के बारे में बता पाएगा? अगर जूल्स के बारे में जानना था तो तुमको किसी जौहरी के पास जाना था, जवाहरात के बारे में जानने के लिए जौहरी के पास जाना था, किसी ज्वेलर्स के पास जाना था। अभी तुम बताओ, अगर किसी बंदे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना है, तारों के बारे में जानना है, तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा ना। और तुमने कैसे भरोसा कर लिया कि वो अजमूर फायदा करवा पाएगा या अजमूर को जूल्स के बारे में पता है? तुमने यहाँ पर गलत सौदा खेल दिया। खैर, अब जो भी हुआ दोबारा फिर से इकट्ठा करो, फिर से कोशिश करो। तो अल्केमिस्ट की ये हुआ। फिर अरकत बोलता है अल्केमिस्ट की बात सही निकली और वो जो फिनिशियंस थे वो सारे धोखेबाज निकले और मेरा पैसा वहाँ पर डूब गया। तो खैर फिर से मैंने अपनी विल वो की और फिर से पैसे इकट्ठा किए और इस बार मैंने अजमूर के पास नहीं देके मैं किसी और को दिया। तो फिर 1 साल बाद 12 महीने के बाद फिर से अल्केमिस्ट वापस आता है, फिर से वही सवाल पूछता है। तो इस बार अरकत खुशी खुशी उसको बोलता है कि मैंने फिर से पैसे इकट्ठा किए और इस बार मैंने अगर को पैसे लगाए। अगर एक सील मेकर है, मैंने उसको लोन दिया और वो ब्रॉन्ज पे पैसे अपने लगाता है, मेरे पैसे वो ब्रॉन्ज पे लगाता है, फिर उस ब्रॉन्ज को लाकर सील्ड बनाता है, सील्ड बना के फिर जो उससे उसकी अर्निंग होती है वो अर्निंग मुझे टाइम पे रेंटल की तरह पे करता रहता है, एज इंस्टॉलमेंट मुझे पे करता रहता है। तो अल्केमिस्ट बोलता है ये सौदा तुमने अच्छा किया है। अच्छा बताओ इस अर्निंग का क्या कर रहे हो? तो अरकत बोलता है उस अर्निंग से मैंने एक शानदार फीस्ट की, सबके लिए एक शानदार भोज किया, सबको खाना खिलाया, दावत दी सबकी। तो अल्केमिस्ट कहता है भला कोई अपने बच्चे भी खाता है? मतलब आपने थोड़ा सा बुक का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, गलत बताने से अच्छा है कि। तो अल्केमिस्ट क्या बोलता है एग्जैक्ट वो पढ़ता है, यू डू ईट द चिल्ड्रन ऑफ योर सेविंग्स। तुमने अपने सेविंग के बच्चे खा लिए, मतलब सेविंग के बच्चे से सेविंग से जो अर्निंग हुई उस अर्निंग को खा लिया, मतलब उस अर्निंग को सही जगह लगाया नहीं। देन हाउ डू एक्सपेक्ट देम टू वर्क फॉर यू? कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो वो तुम्हारे लिए वर्क करेंगे? एंड हाउ कैन दे हैव चिल्ड्रन दैट विल आल्सो वर्क फॉर यू? और कैसे उनके बच्चे होंगे जो तुम्हारे लिए फिर से काम करेंगे?
फर्स्ट गेट दी एन आर्मी ऑफ गोल्डन स्लेव्स एंड देन मैनी अ रिच बैंकेट में यू एंजॉय विदाउट रिग्रेट। सबसे पहले अपने लिए गोल्डन स्लेव्स की एक आर्मी तैयार करो, उसके बाद जितने बैंकेट, जितने पार्टीज करनी है करो, जितनी मौज मस्तियाँ करनी है वो करो, लेकिन पहले अपने लिए एक गोल्डन आर्मी तैयार करो जो तुम्हारे लिए काम करे। ठीक है, तो अगर अल्गमिश ने ये बोल के फिर वो चला गया और अब वो 2 साल तक नहीं वापस आया। वेन इवन जब वो दोबारा आया तो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, काफ़ी एज हो गई। तो अरकत ने फिर से वही सारे क्वेश्चन रिपीट किए, मैंने सबके आंसर दिए, सबके बढ़िया से आंसर दिए, क्योंकि अब मैं काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ चुका था। ठीक है, तो फाइनली अल्गमिश उसको एक प्रपोजल ऑफर करता है कि जैसे अल्गमिश के पास काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी निप्पुर में, वो निप्पुर का रहने वाला था। तो निप्पुर में काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं था। उसके बच्चे, उसके बेटे जो थे वो नालायक थे, वो उस सारी प्रॉपर्टी को सत्यानाश कर देते। तो वो अरकत के पास आता है, उसको बोलता है कि ये प्रॉपर्टी है, तुम निप्पुर जाके उसकी देख रेख करो, उसके बदले में मैं तुमको उसका अपना पार्टनर बना लूँगा, उसकी जो अर्निंग होगी वो शेयर करूँगा। तो अल्गमिश ये चीज़ राज़ी हो जाता है इस पर और वो चला जाता है वहाँ निप्पुर। और वहाँ पर अल्गमिश की जो काम थे वो काम पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ा देता है, वो और ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो फाइनली अल्गमिश जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अरकत को वसीयत कर दी होती है। इस तरह से अरकत काफ़ी अमीर आदमी बन जाता है, काफ़ी अमीर मतलब वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बन जाता है। अब इस बुक का जो आगे का पार्ट है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अरकत और उसके फ्रेंड्स के बीच में क्या डिस्कशन होता है, या इस जो कहानी जो मैंने अरकत और अल्गमिश को सुनाई, इस कहानी का ओवरऑल एक समराइज्ड वे में क्या लर्निंग आती है। फिलहाल मैं एक हल्की फुल्की वो दे देता हूँ कि जैसे कि आप जो भी अर्न करते हो उसका एक हिस्सा आप अपने लिए स्वयं के लिए रखें, पहले अपने आप को दें, और वो हिस्सा कम से कम 10% हो, 1/10 ऑफ योर अर्निंग। दूसरा, जो अर्निंग आप सेव कर रहे हो, जो सेविंग ले रहे हो, उस सेविंग को खर्च नहीं करना है, उस सेविंग को इन्वेस्ट करना है कहीं पर। और उस इन्वेस्टमेंट से जो अर्निंग हो उस अर्निंग को भी खर्च नहीं करना है, उस अर्निंग को भी कहीं पर इन्वेस्ट करना है। खर्च करने और इन्वेस्ट करने में फ़र्क है। ठीक है, और फिर उस अर्निंग का जो पहला सेविंग था, पहले सेविंग की जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे जो अर्निंग हुई, उस अर्निंग को जो आपने इन्वेस्ट किया, अब उससे जो अर्निंग हो रही है उस अर्निंग को आपको खर्च करना है। तो कहने का मतलब अपने लिए पहले एक गोल्डन स्लेव्स की आर्मी तैयार कर लो, देन आप अपनी फीस्ट के बारे में, अपनी दावतों के बारे में सोचो। ठीक है, बाकी इस चैप्टर के और आगे के कोई एक समराइज्ड वे में इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस चैप्टर पे 2-3 वीडियो बननी है। ठीक है, अभी एक वीडियो अरकत के लिए स्पेशल बनेगी, अल्गमिश के लिए स्पेशल एक वीडियो बनेगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए या पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।